बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। मेरे वहम व गुमान में भी नहीं था कि रज़िया मुझसे इस तरह बिछड़ जाएगी, यूं अचानक जुदा हो जाएगी। कमरे का दरवाज़ा न जाने कितनी देर से पीटा जा रहा था, मगर मैं तो जैसे पत्थर का होके रह गया था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। कमरे की खिड़की से धूप छिन छिन कर आ रही थी और रज़िया के जिस्म पर आड़ी तिरछी लकीरें बना रही थी। वो बिल्कुल किसी मुजस्मे की तरह कमरे के फर्श पर साकत पड़ी थी। इस वक्त मेरे जहन में वाकई ये नहीं था कि जब लोगों को रज़िया की पुरसरार मौत के बारे में इल्म होगा तो वो क्या सोचेंगे, क्या आराइयाँ करेंगे और मुझे किन मुश्किलों से दो चार होना पड़ेगा। मैं खोया खोया सा कुर्सी से उठा और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे के बाहर लोगों का हंजूम था, मगर ना मालूम क्यों किसी की इतनी जुर्रत नहीं हो रही थी कि कमरे में कदम रख सके। क्या हुआ जनाब? वो चीख कैसी थी? खुदा न खास्ता क्या फिर आप पर या आपकी बेगम पर खौफनाक बिल्लियों ने हमला कर दिया था? एक नौजवान ने हिम्मत करके मुझसे सवाल किया। ये वही नौजवान था जिसने रात मेरी खराशों पर पट्टियां की थीं। मैं सर झुकाए खामोश खड़ा रहा, मेरी आंखों में आंसू थे। नौजवान ने मुझे खामोश देखकर फिर सवाल किया, आपकी बेगम तो खैरियत से हैं? इसके सवाल ने जैसे मेरी रूह में निश्चर चबो दिया। मैं तड़प उठा और मेरे रुखसारों पर आंसू बहने लगे। इसी वक्त शायद किसी की नज़र अंदर कमरे में पड़ी। हरे हरे वो फर्श पर वो शख्स अकलाया। इसके बाद शायद दूसरे लोगों ने भी इस शख्स की उठी उंगली की सिमत देखा। इस अरसे में होटल का मैनेजर भी वहां पहुंच चुका था। वो सख्त घबराया हुआ मालूम हो रहा था। इसने आते ही लोगों से दरियाफ्त किया, मैंने सुना है कि इस कमरे में किसी औरत के चीखने की आवाज़ आई थी। क्या ये सही है? मगर इसकी बात का जवाब देने की किसी ने ज़रूरत महसूस नहीं की। सबकी निगाहें अंदर कमरे की तरफ उठी हुई थी। गालबन मैनेजर ने भी अंदाज़ा लगा लिया कि सूरत-ए-हाल संगीन है। अंदर कमरे में औरत की लाश है, किसी ने सरगोशी की। इतना सुनना था कि मैनेजर वहां से तेज़ी के साथ रुखसत हो गया। मैं अभी तक इसी तरह कमरे के दरवाजे में खड़ा था। न जाने मुझे क्या हो गया था। अगर इस वक्त मेरे इल्म में आने वाले लम्हों के बारे में कोई तसव्वुर होता तो यकीनन मुझे इस मौके से फ़ायदा उठाकर यहाँ से फरार हो जाना चाहिए था। मेरे होशो हवास जैसे मुअत्तल होकर रह गए थे। रज़िया की अचानक मौत ने मुझे सख्त ज़हनी सदमे से दोचार किया था। न जाने मैं कब तक इसी तरह खड़ा रहता कि एक चेहरे को देखकर बुरी तरह चौंक पड़ा, और वो चेहरा दलाल बनर्जी का था। दलाल बनर्जी बावर्दी अंग्रेज़ अफसरों और दूसरे सिपाहियों के हमरा मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं मौके की नज़ाकत बांध गया, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। यही है, कुछ फासले पर ही दलाल बनर्जी ने उंगली उठाकर मेरी तरफ इशारा किया। तुम भागने की कोशिश नहीं करोगे? एक देसी पुलिस अफसर ने अपने आकाओं की खुशनुदी हासिल करने के लिए मुझ पर रिवाल्वर तान लिया। तुम्हें यकीन है कि इस मफरूर कातल का साथी यही है? अंग्रेज़ अफसर ने दलाल बनर्जी की तरफ झुकते हुए पूछा। ये फिक्रा इसने अंग्रेज़ी में अदा किया था। बिल्कुल यही वो शख्स है, मैं इसे हज़ारों में पहचान सकता हूँ, दलाल बनर्जी ने अंग्रेज़ी में जवाब दिया। इतना सुनते ही इस अंग्रेज़ अफसर ने भी अपना पिस्तौल मुझ पर तान लिया और अपने महतादों को हुक्म दिया, गिरफ्तार कर लो इसे। लेकिन वो मंजर बड़ा अजीब था। जब एक देसी अफसर और एक अंग्रेज़ अफसर मेरे हाथों में हथकड़ियाँ डालने के लिए मेरे करीब आए, अचानक ही इनके हाथों से रिवाल्वर छूट गए और वो दोनों चीख मार कर गिर पड़े। और फिर इन दोनों के जिस्म कोयले में तब्दील होने में ज़्यादा देर नहीं लगी थी।
लेकिन मैं अपनी इस फतह पर मुस्कुरा भी ना सका, क्योंकि रज़िया की मौत पर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैंने बराह रास्त दलाल बनर्जी को मुखातब किया, कल रात तुमने अपना अशर देख लिया। मुझसे टकराने की इव्ज़ तुम्हें अपनी पुरसरार इबादतगाह से हाथ धोना पड़े। दलाल बनर्जी, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे बराह रास्त टकराओ, झूठे सहारे और बहाने तलाश ना करो। ये तुम भी जानते हो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ खुफिया तंजीम से अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं। फिर ना हक इन लोगों को क्यों मेरे पीछे लगाते हो? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर तुम या तुम्हारे ये झूठे सहारे मुझे रोक सकें तो रोक लें, मगर अंजाम की जिम्मेदारी तुम पर होगी। अगर तुम में हिम्मत है तो खुद मेरे करीब आकर देख लो। मेरी आवाज़ में चैलेंज था। वहाँ मौजूद लोग अभी इन पुरसरार मौतों का ही मुआयना हल न कर पाए थे कि तीसरे शख्स की मौत ने आवाज़ दी। वो बड़े जोश के साथ मेरी तरफ बढ़ा, लिहाजा इसका भी यही हशर हुआ जो इनसे पहलों का हो चुका था। लोगों की ज़िंदगियों से ना खेलें अफसर। मैंने इस बार अंग्रेज़ अफसर को मुखातब किया, मगर गालबन वो उर्दू नहीं समझता था। इसने अपने करीब खड़े हुए एक देसी पुलिस अफसर से पूछा कि मैंने क्या कहा था। इस अफसर ने मेरा अदा किया हुआ फिक्रा अंग्रेज़ी में दोहराया। एक लम्हे के लिए अंग्रेज़ अफसर के चेहरे पर गुस्से के आसार नजर आए और फिर इसके साथ ही एक धमाका हुआ। अंग्रेज़ अफसर ने अपने रिवाल्वर से मुझ पर फायर किया था, लेकिन इसके रिवाल्वर की गोली हिसार से टकराते ही पिघल गई और वो आंखें फाड़े अपने फायर का हशर देखता रहा। पै दर पै इसने कई बार मुझ पर फायर किए, मगर नतीजा वही निकला। अब वहाँ मौजूद लोगों के चेहरों पर नुमाया तौर से खौफ और दहशत के एहसार नजर आने लगे थे। एक एक करके पुलिस के अलावा तमाम लोग वहाँ से खिसक चुके थे। उन्होंने अपने सामने 3 अफराद को कोयले के मुजस्समों में तब्दील होते देखा था और फिर रिवाल्वर की गोलियों का हशर देखकर वो दंग ही रह गए। उन्होंने एक नाकाबिले यकीन मंजर अपनी आंखों से देखा था। अगर कोई इन्हें बताता तो शायद वो कभी इन बातों पर यकीन न करते, लेकिन अपनी आंखों से देखे को किस तरह जुटला सकते थे। मैंने अब वक्त ज़ाया करना मुनासिब न समझा और तेज़ी से अंदर कमरे की तरफ बढ़ा। मैं यहाँ इस हाल में रज़िया को नहीं छोड़ना चाहता था। मैंने इसकी लाश अपने हाथों पर उठाई और कमरे से बाहर निकला। पुलिस वाले मुझे देखकर खौफजदा हो गए और फौरन इधर उधर सिमट गए, जैसे मेरे करीब होते ही वो भी अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे। और ये हकीकत भी थी। मैंने देखा कि एक पुलिस वाला मेरे हिसार की जद में आने वाला है। दूर हट जाओ वरना तुम्हारी मौत की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं होगी, मैंने चीख कर कहा। मेरी आवाज़ सुनते ही जैसे इन सब में जिंदगी आ गई। वो मुझसे चंद गज के फासले पर खड़े हो गए। डरो मत, इसे पकड़ लो, ये भागने ना पाए, एक अंग्रेज अफसर दौड़ा। लेकिन किसी पुलिस वाले के कान पर जू न रेंगी। वो सब मुझसे खौफजदा हो चुके थे, और क्यों ना होते जबकि उन्होंने खुद अपनी आंखों के सामने 3 मौतें देखी थी। मेरे जज्बात इस वक्त बड़े अजीब थे। मेरे हाथों पर रज़िया की लाश थी और मेरे चारों तरफ बेबस पुलिस और इनके हमरा। मेरा दुश्मन जहां दलाल बनर्जी था, जिसके चेहरे पर अब हैरत का इजहार हो रहा था। गालबन इसे मुझसे इतनी ज़बरदस्त पुरसरार कुव्वत की तवक्को नहीं थी। मैं बड़े इत्मीनान और सुकून से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और मेरे पीछे पीछे कुछ फासला देकर अंग्रेज़ पुलिस अफसरान और इनके पीछे दूसरे सिपाही बढ़ते। जीनों से उतरकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैं अपने दिल में कुछ और ही फैसला कर चुका था। मैंने तय किया था कि जब तक रज़िया के जिस्म को ज़मीन के सुपुर्द नहीं करूँगा, हरगिज़ किसी के रोके नहीं रुकूंगा। मैं होटल से निकलकर सड़क पर आ गया। करीब से गुजरती हुई एक घोड़ा गाड़ी वाले को मैंने आवाज़ देकर रोका, और जब गाड़ी रुक गई तो मैं रज़िया की लाश उठाए इसमें बैठ गया। कब्रिस्तान चलो, मैंने घोड़ा गाड़ी वाले से कहा। घोड़ा गाड़ी चल दी। मैंने देखा कि पुलिस
पुलिस की एक वैन और एक जीप भी इस घोड़ा गाड़ी के ताक़ब में है। होटल से बाहर आते ही लोगों ने मुझे हैरत से देखा था। पुलिस लोगों को मुंतशिर न कर देती तो मेरे गिर्द हंजूम लग जाता। लोग हैरत में डूबे हुए मुझे घोड़ा गाड़ी पर बैठकर जाते हुए देख रहे थे और फिर उन्होंने मेरे ताक़ब में पुलिस की गाड़ियां देखीं। आबादी से कुछ दूर निकल आने के बाद अचानक एक पुलिस कार घोड़ा गाड़ी के सामने आकर रुक गई और इसमें से किसी ने चीख कर घोड़ा गाड़ी वाले से गाड़ी रोकने के लिए कहा। घोड़ा गाड़ी वाले ने रस्सियां खींची और गाड़ी रुक गई। गालबन पुलिस वाले ये चाहते थे कि मैं आबादी से निकल जाऊं तो वो मुझसे निपटें ताकि इस हंगामे का शिकार दूसरे लोग ना हो सकें। पुलिस वैन और जीप भी रुक गई और इसमें से पुलिस वाले कूदकर बाहर निकल आए। घोड़ा गाड़ी वाले के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो गाड़ी से नीचे उतरो, कोई पुलिस वाला चीखा। तुम लोग मुझे रोककर अच्छा नहीं कर रहे हो। अगर मैं गाड़ी से नीचे उतर आया तो ये तुम्हारे ही हक में बुरा होगा। मैंने भी इसी तरह चीख कर जवाब दिया। मेरे लहजे में धमकी थी मगर मैंने महसूस किया कि मेरी धमकियों का इन पर कोई असर नहीं हुआ और वो बदस्तूर घोड़ा गाड़ी को घेरे में ले रहे हैं। मैंने ये देखकर फिर बुलंद आवाज़ में कहा, कैरू दरवेश पर जान दरवेश। मैंने रजिया के मुर्दा जिस्म को घोड़ा गाड़ी में डाला और नीचे कूद पड़ा। मेरे नीचे आते ही बैक वक्त कई धमाके हुए। अगर तुम अपनी गोलियां इसी तरह ज़ाया करना चाहते हो तो करते रहो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मुझे यहाँ ज़्यादा देर रोक कर गुस्सा ना दिलाओ। मैंने तेज़ आवाज़ में कहा मगर इन पर तो शायद जुनून सवार हो चुका था। अंग्रेज़ अफसर ने चीख कर हुक्म दिया। फायर। गोलियों की बाढ़ फिर चली और फिर नाकारा हो गई। अच्छा तो फिर समझ लो, अब तक तो मुझ पर हमला करते रहे, अब मेरा वार सहो। ये कहकर मैं तेज़ी से इनकी उठी हुई बंदूकों की तरफ लपका। फायर फिर हुए मगर इनका असर भी मुख्तलिफ नहीं हुआ। मैं अब इनके नज़दीक पहुंच चुका था और फिर वो अंग्रेज़ अफसर जो अपनी कार के करीब खड़ा फायर करने का हुक्म दे रहा था, मेरे हिसार की जद में आ गया। एक चीख बुलंद हुई। दूसरे लम्हे वो कोयला बना मेरे कदमों में पड़ा हुआ था। मैंने हकारत से इसकी लाश को ठोकर मारी और दूसरों की तरफ बढ़ा। इनकी टोली 20-25 अफराद पर मुश्तमिल थी मगर अब इनमें दलाल बनर्जी नज़र नहीं आ रहा था। वो गालबन होटल से ही लौट गया था। इनमें से जो भी मेरे करीब आकर एसार की जद में आता, चीख कर मौत के मुंह में पहुंच जाता। जब इनकी तादाद तेज़ी से घटने लगी तो वो बौखला उठे। अपने साथियों का हशर देखकर वो इतने खौफजदा हुए कि अपनी कारें और वैन भी वहीं छोड़कर पैदल ही एक तरफ चीखते हुए भाग गए। कुछ देर में मैदान साफ हो चुका था। अब मैं घोड़ा गाड़ी की तरफ पलटा और ये देखकर दंग रह गया कि घोड़ा गाड़ी वाला भी गायब हो चुका था। मैंने इधर उधर नज़रें घुमाकर इसकी तलाश की मगर इसका दूर दूर तक कहीं पता नहीं था। इस तलाश व जुस्तजू का एक बेहतर नतीजा ज़रूर बरामद हुआ। मुझे वहाँ से कुछ फासले पर दाएं तरफ एक कब्रिस्तान के आसार नज़र आए। मैंने रज़िया का जिस्म फिर अपने बाजुओं में उठाया और इस तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद मैं कब्रिस्तान में पहुँच चुका था। हर तरफ एक अजीब सी सोगवारी और वीरानी मुसल्लत थी। कुछ दूर मुझे एक नीम पुख्ता सा कमरा बना नज़र आया जो यकीनन गोरकुन के लिए बनाया गया था। मैं रज़िया का जिस्म उठाए इस तरफ चल दिया। मैंने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हे बाद ही एक मुतवस्सत उम्र का शख्स बाहर निकला और मुझे इस तरह एक लड़की की लाश उठाए देखकर इसकी आंखों में शक व शुबे के साए लहराते दिखाई दिए। मुझे इस लड़की को यहाँ दफन करना है। मैंने इसकी हैरत और शक व शुबे को नज़रअंदाज करते हुए कहा, लेकिन कफन और इसे इन्हीं कपड़ों में दफन करना है। मैंने इसकी बात काट दी लेकिन वो फिर कुछ कहते कहते रुक गया। मैंने रज़िया की लाश
एक पुख्ता कब्र पर रखी और जेब में हाथ डालकर जितने रुपए भी हाथ में आ सके गोरकुन की तरफ बढ़ा दिए। ये लो तुम्हारी उजरत। इतने सारे रुपए देखकर इसकी आंखें हैरत से फैल गई। इसे सारी जिंदगी एक मैयत के कफन दफन के इतने रुपए नहीं मिले होंगे। मैंने रुपए इसकी तरफ उछाल दिए। मैं अभी आया। वो रुपए लेकर अंदर कमरे में चला गया। कुछ देर बाद जब वो लौटा तो इसके हाथ में कुंदाल और फाड़वा नजर आ रहा था। इसने बहुत तेजी दिखाई। बहुत जल्द कब्र तैयार हो गई और मेरे कुछ मजीद रुपए देने पर इसने अपने ही पास से कफन का इंतजाम भी कर दिया था। मैंने तनहा रजिया की लाश कब्र में उतारी। गोरकुन ने मेरा हाथ बटाने की कोशिश की थी मगर मैंने सख्ती से इसे दूर रहने की तायद की थी क्योंकि मैं इस गरीब की जिंदगी लेना नहीं चाहता था। जब मैं रजिया की लाश कब्र में उतारने लगा तो मेरी आंखें फिर बार आईं। मुझे अब दीदा देखकर गोरकुन तसल्ली देने लगा। अब वो तख्ते लगा रहा था। कुछ देर में कब्र बंद हो गई। रजिया के जिस्म को मैंने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक सुपुर्द खाक कर दिया था क्योंकि मैं इसकी लाश की बेहरमती नहीं चाहता था। न जाने क्या सोचकर मैं इसकी कब्र ही के पास बैठ गया और गोरकुन से जाने के लिए कहा। पहले तो वो कुछ न समझा मगर जब मैंने इसे सख्ती से जाने के लिए कहा तो वो अपने कमरे की तरफ चला गया। वो मुझे अजीब अजीब सी नज़रों से पलट कर देखे जा रहा था। हाँ, मुझे अब तक याद है कि मैं रजिया की कब्र पर जी भर के रोया था। रजिया के जुदा हो जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे इससे कितनी शदीद मोहब्बत थी। जिस तरह औरतें अपनी ज़िंदगी में पहली बार आने वाले मर्द को नहीं भूलती, शायद यही हाल कुछ मर्दों का भी है। वो भी अपनी ज़िंदगी में पहली बार आने वाली औरत को नहीं भूलते और कोई भूले ना भूले, मेरा एहसास यही था। मुझे इस हालत में बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई। मुझे हमजाद का ख्याल आया। खुदा मालूम वो कितने दिन के लिए बेकार होकर रह गया था। अचानक ही मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैं हमजाद को तलब नहीं कर सकता था लेकिन कम अज़ कम इसे देख तो सकता हूँ कि वो किस हाल में है। इस ख्याल के साथ ही मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने तसव्वुर की कुव्वत आजमाने लगा। मैंने हमजाद का तसव्वुर किया और इसका चेहरा मेरे सामने आ गया मगर अब इसके चेहरे पर इस कदर कर्ब व अजियत के आसार नहीं थे जितने रात के वक्त थे। मुझे ये देखकर इत्मीनान सा हुआ। मैं जानता हूँ कि आप मुझे देख रहे हैं और मेरी तरफ से फिक्रमंद हैं। आपको ये सुनकर शायद खुशी हो कि मैं आज रात तक ठीक हो जाऊंगा। हमजाद के होठों को हरकत हुई। मेरी गैर मौजूदगी में आप पर जो कुछ गुजरी मैं इससे भी वाकिफ़ हूँ मगर मैं सिर्फ आपके बारे में जान सकता था, आपकी कोई मदद नहीं कर सकता था। मेरी हालत इस वक्त वाकई इस शख्स की सी है जो सब कुछ देख और सुन सकता हो मगर अपने जिस्म को हरकत ना दे सके। मैंने आंखें खोल दी। मुझे जो कुछ मालूम करना था कर चुका था। फिर वो सारा दिन मैंने वहीं कब्रिस्तान में पड़े गुजारा। मैं हमजाद के आने से पहले कब्रिस्तान से जाना नहीं चाहता था और मैं जाता भी तो कहाँ जाता। हमजाद के बगैर कदम कदम पर मेरे लिए दुश्वारियाँ और मुसीबतें खड़ी हो सकती थी। मुझे रह कर दलाल बनर्जी पर गुस्सा आ रहा था। न इससे टकराव होता, न मुझे हिसार खींचने की ज़रूरत पेश आती और न ही इस कातल एसार का शिकार रजिया को होना पड़ता। गोया मेरी नज़र में एक तरह से रजिया का कातल दलाल बनर्जी ही था। मुझे इससे भरपूर इंतकाम लेने के लिए हमजाद का बेचैनी से इंतज़ार था। मैं हमजाद के आते ही इससे निमट लेना चाहता था। कब्रिस्तान में जब हर तरफ अंधेरा फैल गया तो वहाँ मेरा जी घबराने लगा। अब कुछ भूख भी महसूस होने लगी थी क्योंकि सुबह से मुझे इतनी मोहलत ही नहीं मिली थी कि कुछ खा सकता। मैं बहुत एहतियात से कब्रिस्तान के दरमियान से गुजरता हुआ कब्रिस्तान से बाहर आ गया। मेरा इज़्तिराब लम्हा ब लम्हा बढ़ता जा रहा था।
نقاہت اور بھوک سے میرا برا حال تھا کہ میں نے اپنے قریب حمزات کا سایہ محسوس کیا۔ تم آ گئے، میں نے خوشی سے بھرپور آواز میں کہا۔ ہاں اب میں واقعی ٹھیک ہوں، حمزات نے جواب دیا۔ سب سے پہلے میرے لیے خوراک کا انتظام کرو، مجھے سخت بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر میں ایک قریبی پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد ہی میرے سامنے بہترین کھانا چنا ہوا تھا۔ میں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا اور کھانے سے فراغت پاتے ہی حمزات کو مخاطب کیا۔ معلوم کرو کہ اس وقت دلال بینرجی کہاں ہے؟ میں پہلے ہی معلوم کر چکا ہوں، وہ اس وقت اپنی ٹالی گنج والی حویلی میں ہے، حمزات نے فوراً جواب دیا۔ پھر ہم یہاں سے سیدھے وہیں چلیں گے اور اب اگر تم چاہو تو یہ احسار ختم